हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं जो हमारा होने वाला है केस लॉज पर। केस लॉज जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो टोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट केस लॉज से है, क्योंकि जब आप एलएलबी के अंदर किसी एग्ज़ाम को देते हैं, चाहे वो टोर्ट से रिलेटेड हो, सीपीसी से रिलेटेड हो, बीएनएस से रिलेटेड हो, तो कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज होते हैं जो हमें एग्ज़ाम के अंदर लिखने होते हैं। इसके अलावा हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट केस लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लॉ ऑफ टोर्ट के टॉपिक पर कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से वो केस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला केस 1703 का है, एस्ट्रे वर्सेस वाइट का है। और इसमें एक प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है, इंजुरी साइन डैमडम। इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे, केस के फैक्ट क्या है और क्या जजमेंट रहा उसको समझेंगे। तो केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि जो वादी है उसका मतदान का अधिकार है, लेकिन जो प्रतिवादी है उसने उसे मतदान नहीं करने दिया। तो ऐसे में उसे कोई डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन उसका लीगल जो राइट था, राइट टू वोट, वो उसका वायलेट हुआ। और इसलिए यहाँ पर ये केस जो है कोर्ट में आया और इस पर डिसीजन दिया गया। जजमेंट क्या आया, क्या निर्णय रहा, वादी को कोई वास्तविक आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उसका कानूनी अधिकार जो था वोट डालने का, उसका जो है उल्लंघन हुआ। यानी कि कानून क्या कहता है, ज़रूरी नहीं है, लॉ ऑफ टोर्ट या सिविल रॉन्ग के अनुसार ज़रूरी नहीं है कि आपको डैमेज ही हो। आपके लीगल राइट अगर वॉयलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और उसके रिगार्डिंग केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। इंजूरिया साइन डैमडम, इसका क्या मतलब होता है। इंजूरिया यानी कि लीगल इंजरी, सिंस यानी विदाउट, डैमडम यानी डैमेज, यानी कि लीगल इंजरी हुई है बिना डैमेज के। कानूनी क्षति बिना वास्तविक नुकसान के भी कार्रवाई योग्य है। अधिकार किस चीज़ का था, वोट डालने का। अगर आपका अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ये पर्याप्त है, आप उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं। बात करें दूसरे केस के बारे में, जो 1932 का केस है, डोनग्यू वर्सेस स्टीवनसन का। ये केस रिलेटेड है नेग्लिजेंस एंड ड्यूटी ऑफ केयर के प्रिंसिपल पर। एक महिला जो कि एक बोतल से पानी पीती है जिसके अंदर एक घेंगा निकलता है, एक प्रकार का कीड़ा है जो उस पानी की बोतल के अंदर से निकलता है, जिससे वह बीमार हो जाती है उसे पीने के बाद। अब कोर्ट का क्या निर्णय रहा कि निर्माता पर उपभोक्ता के प्रति सावधानी का कर्तव्य है। यानी कि जो उसको बेच रहा है उसको ये देखना है कि जिस चीज़ को वो बेच रहा है उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो। यानी कि व्यक्ति को उन लोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए जो उसके कार्य से प्रभावित हो रहे हैं। यानी मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरे कार्य से कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि नेग्लिजेंस लॉ की नींव यहाँ पर है। उसके बाद बात करें अगले इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में, 1936 का ये केस है, ग्रैंट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन नीटिंग मिल्स। एक्सटेंशन ऑफ नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल इस पर लागू होता है। तथ्य क्या थे, दोषपूर्ण अंडरवियर पहनने से वादी की त्वचा उसे रोग हो गया, त्वचा का रोग हो गया, यानी कि स्किन इन्फेक्शन उसको हो गया। निर्माता उत्तरदायी ठहराया गया, यानी कि जजमेंट ये हुई जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया उसको कोर्ट ने लायबल करार कर दिया। सिद्धांत क्या कहता है, उपभोक्ता और निर्माता के बीच में अनुबंध ना होने पर भी लापरवाही के लिए दावा किया जा सकता है। उसके बाद अगला केस है 1856 का, ब्लैथ वर्सेस
ब्रिमिंगम वाटर वर्क। तो ये केस प्रिंसिपल पर बेस है स्टैंडर्ड ऑफ केयर पर। अत्यधिक ठंड से पानी की पाइपलाइन फट गई और नुकसान हुआ। निर्णय क्या रहा? यह असामान्य परिस्थिति थी लेकिन लापरवाही नहीं मानी गई। कोर्ट का निर्णय ये रहा कि लापरवाही वह है जो एक सामान्य समझदार व्यक्ति नहीं करता है। उसके बाद अगला केस है रायल्ड वर्सेस फ्लेचर का 1868 का, जो बेस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पर। प्रतिवादी के जलाशय से पानी निकलकर वादी की खदान में भर गया जिस कारण उसको नुकसान हुआ। कोर्ट का क्या निर्णय रहा? बिना लापरवाही के भी प्रतिवादी उत्तरदायी है। भले ही उसकी लापरवाही ना हो लेकिन उसकी जगह से निकला हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रेज हो जाती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी खतरनाक वस्तु या गैर प्राकृतिक उपयोग या उसका पलायन करना, एक जगह से दूसरे जगह पर निकलकर जाना। इसके अपवाद क्या है? एक्ट ऑफ गॉड, स्ट्रेंजर का कार्य, वादी की गलती, ये सारे अपवाद के अंदर आते हैं। अगला केस है 1951 का बोल्टन वर्सेस स्टोन का, जो कि नेग्लिजेंस और फोर्सेबिलिटी पर के प्रिंसिपल पर बेस है। अब ये है कि क्रिकेट बॉल मैच से बाहर जाकर एक महिला को लग जाती है, यानी कि अब किसी स्टेडियम में जाते हैं मैच देखने के लिए तो आप खुद से ही एसेंट देते हैं कि अगर किसी क्रिकेटर ने मैच खेलते वक्त बल्ले से मॉल मारी और वो आपको लग गई तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। घटना बहुत दुर्लभ थी, कोई लापरवाही नहीं मानी जाएगी। कोर्ट का निर्णय ये था, हर जोखिम लापरवाही नहीं होता, जोखिम का पूर्ण अनुमान आवश्यक है। पूर्ण अनुमान आवश्यक है यानी कि आपको लग रहा है इससे आपको नुकसान होगा तो आपको उससे आप खुद उसकी स्वीकृति दे रहे हैं, फिर भी आप उस जगह पर जाकर उस नुकसान के लिए यानी कि आपको उससे नुकसान हो रहा है। अगला क्वेश्चन है अगला केस लॉज है 1987 का एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पर बेस है। ओलियम गैस रिसाव से कई लोगों की मृत्यु और चोट हुई। खतरनाक उद्योग पूर्णतः उत्तरदायी हुआ जिसमें गैस बनाई जा रही थी। कोर्ट का निर्णय ये आया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, कोई अपवाद नहीं है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से अधिक कठोर है। महत्वपूर्ण है पर्यावरण कानून यहाँ पर इस पे लागू होते हैं। अगला केस लॉज है 1965 का कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। पुलिस द्वारा जब्त किया गया सोना लापरवाही से गायब हो गया। निर्णय क्या आया? राज्य उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। सिद्धांत क्या है? सोवरन फंक्शंस में राज्य उत्तरदायी नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात क्या है? बाद में कई मामलों में आलोचना इसकी की गई। अब इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ये टेबल है, केस लॉज के नाम हैं, कौन सा प्रिंसिपल है जो उन केस लॉज पर बेस है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लीगल टॉपिक जिसमें हमने केस लॉज के बारे में डिस्कस किया, लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए लीगल टॉपिक के साथ।